एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 36 के बारे में। देखो, जब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आपने कल की क्लास अटेंड करी होगी जहां हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और उसके रिलेटेड सारे सेक्शन डिस्कस किए थे, तो आई बिलीव कि आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आज की इस वीडियो में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो उनके रूल्स में इंप्लीमेंट होते हैं और इनको बहुत ही ढंग से डिटेल करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट की। देखो, जब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा जो कि सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन किया गया है, तो कंफ्यूजन क्या आता है? बिकॉज हम डेफिनेशन रटने की कोशिश करते हैं जहां टू डू और नॉट टू डू समथिंग, हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऑफ, कोलैटरल इवेंट, बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। तो रट्टाफिकेशन से बेहतर तरीका बताता हूं। देखो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे करना है समझना। हम जब कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ते हैं तो हम अक्सर क्या पढ़ते हैं? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एक्सप्रेस, ये सारे पॉइंट्स आते हैं ना, इससे रिलेटेड एक वर्ड देखना मैं यहां बताने वाला हूं। आप ध्यान से समझो और अपनी कॉपी में इसको मेंशन कर लो। एज्यूम करो कि कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है। सर कौन से दो टाइप? वैलिड, वॉइड? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का है, जिसमें से पहला कॉन्ट्रैक्ट है अब्सोल्यूट। सर ये कौन सी चीज है? अभी बताता हूं सर आपको। अब्सोल्यूट। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आएगा कंटीजेंट, जो आप पढ़ने वाले हो। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? सर देखो यार, जब भी आप कोई भी टर्म जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको थोड़ा रिलेटिव टर्म में पढ़ोगे ना, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो समझना, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो परफॉर्म होंगे विदाउट एनी कंडीशन, जहां पर कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी। तो आपको समझना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एब्सोल्यूट होगा उसमें कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होगी। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 50,000 रुपीज कल पे करूंगा, तो इसमें मैंने कोई कंडीशन डाली क्या? नहीं। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? एब्सोल्यूट नेचर का। अब जरा इधर आओ, कंटीजेंट। अब अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंडीशन है, मतलब साफ है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विथ कंडीशन होगा सर। अब ये कौन सी चीज है सर? जरा समझना, हमने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है जी। अब फिर बच्चा बोलेगा सर कार से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मजा आता है यार, समझो ना। हमने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच में, उस कार को लेके है। और इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा कब पे करेगी? जब कार कहीं ठुक जाए। बात समझ आ रही? मतलब अगर कार में कोई डेंट ना आए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करने के लिए रेडी है क्या? तो आंसर नहीं। मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये किसी इवेंट के हैपनिंग पर डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? चलो अगला एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं हूं, मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। अभी दोनों बातें डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी मेरा इंश्योरेंस करके जा रही है, मैं उससे पूछता हूं एक बात बताओ, मुझे पैसा कब पे करोगे आप? तो बोलते सर जब आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप कहीं ठुक जाओगे तो आपको पैसे दे देंगे। मतलब फिर से बात वहीं आ गई, क्या? हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, किसी इवेंट के घटने पर वो पैसा, घटने बोलते हो होने पर वो पैसा हमें पे करने को रेडी है। चलो दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल समझो आप। आज ये टॉपिक सर क्लियर ही करना है, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। मान लो आपने एक एसी परचेज कर लिया, गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी तो नहीं कर सकते लॉकडाउन में, बट नॉर्मल सिनेरियो में आपने एक एसी परचेज करा। अभी एसी में आपको गारंटी कार्ड मिला। कंपनी आपके एसी की रिपेयरिंग करने के लिए लायबल कब होगी? जब वो एसी जो आपने बाय किया हुआ है वो खराब हो जाए। मतलब अगेन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच इज एप्लीकेबल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। आई होप ये क्लियर है। अब डेफिनेशन पे आते हैं सर, ठीक है। सेक्शन 31 में बोला गया कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, किसी काम को करने या ना करने के लिए। इफ सम इवेंट कोलैटरल, सर कोलैटरल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सेकेंडरी, ठीक है जी, मेंशन कर लीजिएगा। कोलैटरल का सीधा सा मतलब है सेकेंडरी। अच्छा एक बात बताओ, हम जैसे मान लो आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हो, तो बैंक आपको लोन विदाउट एनी कंडीशन प्रोवाइड करता है क्या? क्या आप टहलते हो भाई साहब एक काम करना, लोन चाहिए था यार, 20 लाख दे दो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? तो बैंक आपको खुद से, साहब आप आए हैं लीजिए ना लीजिए, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। बैंक क्या करेगा? और जी ठीक है 20 लाख चाहिए, बट कोई गारंटर लाए हो क्या? कोई गारंटी है क्या कि आप ये लोन हमें रिफंड कर ही दोगे? आप बोलोगे मेरी इनकम बहुत है, सब ठीक है, इनकम प्रूफ दिखा, सब ठीक है, उसके बावजूद बैंक गारंटी मांगता है। क्यों? अब जो गारंटर आएगा उसकी जो लायबिलिटी क्रिएट होगी वो कैसी है? विथ कंडीशन। कंडीशन क्या है सर? मान लो यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई,
वाई यहाँ गारंटर है और बैंक से एक्स ने लोन ले रखा है, ठीक है। एक्स बैंक से लोन लेता है, वाई गारंटी देते हैं। अब वाई की कंडीशन कब इंप्लीमेंट होगी, जब एक्स अपना लोन पे ना करें, मतलब क्या है, हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट ना, जब एक्स वो लोन पे नहीं करेंगे तो वाई की लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि वाई बैंक को पैसे रिफंड करे। मतलब साफ है। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कोलेटरल के बाद टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, जब कोई इवेंट हो या ना हो। अब एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दोनों के एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मैंने अपनी कार का एग्जांपल लिया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैंने एग्जांपल लिया था एसी का। आई होप ये क्लियर है। चलो अब जरा बात करते हैं सेक्शन 32 से सेक्शन 36 तक। ये क्या है सर, ये वो है सर रूल्स रिलेटिंग टू कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 32 से लेकर 36 तक दिया गया है। अब एक बात समझना, सेक्शन 31 में क्या बोला गया, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। एक काम करते हैं, आपका मॉडल पिक करते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। मैं जानबूझ के आपका मॉडल पिक करता हूँ, रीज़न बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपकी बुक उठाता हूँ जो आपका मॉड्यूल है, पहले वहाँ से डिटेल करता हूँ, फिर एक लॉ की बुक उठाता हूँ, वहाँ से डिटेल करता हूँ, फिर गूगल की हेल्प लेता हूँ। इन शॉर्ट मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो देखने के बाद आपका दिल खुश हुआ, बोले वाह यार यही तो चाहिए था। तो जरा उठाओ बुक अपनी फटाफट से और देखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बता दिया है, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा गया, रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट से आया, ये पूरा गया, यहाँ तक आया, है ना। अभी इतना पढ़ने बैठोगे तो बोरियत तो बनती है, तो इसीलिए इतना जितना दिख रहा है इतना ही करना है। बस ध्यान क्या रखोगे, आओ समझाता हूँ। देखो कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट दिमाग में आया, मतलब पहले दिमाग में क्या आएगा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप के हैं, एब्सोल्यूट एंड कंटिन्यूइंग। एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशन, कंटिन्यूइंग विद कंडीशन। एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन नहीं लगनी है और कंटिन्यूइंग में कंडीशन लगनी है। अब जब पढ़ेंगे तो टू डू, नॉट टू डू समथिंग, और इवेंट कैसा होना चाहिए, कोलेटरल। कोलेटरल मतलब सेकेंडरी, और यहाँ पे भी डज और डज नॉट हैपन, किसी चीज के होने ना होने पे कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा। एग्जांपल में कार एसी याद रखना, कार का इंश्योरेंस, एसी की रिपेयरिंग की गारंटी ले रखी है, गारंटी कार्ड मिलता है ना अपने को। अभी रूल सेटिंग टू कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट कब ये इन्फोर्स हो पाएगा, तो इसके लिए सेक्शन 32 से लेकर 36 तक प्रोविजन किए गए हैं। सेक्शन 32 हैपनिंग पे है, सेक्शन 33 नॉट हैपनिंग पे है। रट्टा नहीं मारो, ऐसे समझो, सेक्शन 32 हैपनिंग ऑफ इवेंट पे है, सेक्शन 33 नॉन हैपनिंग पे। अब एक काम की बात बताता हूँ, देखो अगर सेक्शन 32 के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूइंग नेचर का हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूइंग ऑन एन इवेंट हैपनिंग, और ये समझना आपने सेक्शन 32 के अंडर में किया है जो हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंडेंट है। और अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, किस पे सर, हैपनिंग वाले मुद्दे पर अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया तो ये हो जाएगा वॉइड। बहुत छोटा सा टर्म बता रहा हूँ, बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। अगर आपने सेक्शन 32 के अंदर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है जहाँ पे इवेंट कैसा होगा, हैपनिंग होगा, बट अगर वो इम्पॉसिबल हो गया इवेंट तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। सेक्शन 33 समझो, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूइंग ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब बोलो सर इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे इवेंट कैसा, नॉट हैपनिंग। अब मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो जाएगा, सर बहुत काम की बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पॉसिबल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वॉइड। समझ आ रहा है क्या। सेक्शन 32 कहता है हैपनिंग ऑफ इवेंट के लिए, हैपनिंग में अगर इम्पॉसिबल हो गया, मतलब समझना हम बोले ये चीज़ होगी और अब वो इम्पॉसिबल हो गई तो वॉइड हो जाएगा, और नॉन हैपनिंग हम बोलने चीज़ नहीं होगी फिर भी वो हो गई तो भी वॉइड हो जाएगा। अब जब अपना मॉड्यूल उठाओ और मैं आपको ये टर्म समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ लिखा गया है रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट, इसको ओपन करना, इसमें लिखा गया वेर अ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर कंटिन्यूइंग इवेंट द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स अंटिल अनलेस द इवेंट हैपन। इफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल द कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ये कह रहे हैं कि हैपनिंग होनी चाहिए, बट इफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट इम्पॉसिबल, अगर जो हैपनिंग है वो इम्पॉसिबल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब साफ हुआ, अगर वो हैपनिंग है, इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक इसी का अपोजिट, तो 32 में क्या है सर, क्या याद रखेंगे, हैपनिंग। 33 में क्या याद रखेंगे, नॉट हैपनिंग।
ठीक है जी, और इसका अपोजिट हुआ तो वॉइड कर देना। इतनी लाइन क्लियर। आओ जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 34 कहता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। जरा ओपन करिए सर, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लिखी गई है, मतलब समझाता हूँ, सुनना। एग्जाम्पल से कोट करेंगे, वेयर ए एग्री टू पे बी सम ऑफ मनी इफ बी marry C, C marry D, the act of C has rendered the event of B। पता नहीं क्या क्या लिख डाला, सिंपल भाषण बताता हूँ। If a contract is contingent upon as to how a person will act at an unspecified time, पर्सन कैसे एक्ट करता है समझना। फ्यूचर कंडक्ट कौन सी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। वैसे भी हमने कंटेंट लिया है विथ कंडीशन चलेगा, तो फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन मतलब क्या हुआ सर, आपके भले एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ने के बाद अगर आपको लगा कि ये दो बंदों के बीच बात हो रही है, इवेंट हैपनिंग है सेक्शन 32, अगर लगा इवेंट नॉट हैपनिंग सेक्शन 33, अगर लगा वो लिविंग पर्सन है और जो भी परफॉर्मेंस है वो उन लिविंग पर्सन पर डिपेंडेंट है, जैसे मैरिज की बात हो रही है वो उस पर्सन पे डिपेंडेंट है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई और जाके शादी नहीं कर सकता, तो लिविंग पर्सन अगर इन्वॉल्व होगा 100% तो सेक्शन 34 क्लियर है। यहाँ पे बोला गया है समझना, okay, this act of C has rendered the event of B marrying C as impossible. It is though possible if there is divorce between C and D। मतलब क्या हुआ कि A agree to pay B a sum of money if B marry C। A B के साथ सहमत है, अगर B C से शादी करता है तो A B को पैसा कब देंगे, जब B C से शादी करता है। मतलब A ने B के सामने क्या डाल दी, कंडीशन कि भाई पैसे तो दूंगा लेकिन तब जब तू C से शादी कर ले। C ज़्यादा चालाक निकला, उसने D से कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या डाली गई, ये पॉसिबल तो है कि वो पैसा दे, A B को पैसा दे, बट कब, जब C D से डाइवोर्स ले और अगेन आके B से शादी कर ले। पैसा ज़्यादा हो तो कर ले, है ना। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। सो अब देखना जरा 35 वाला पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे 35, और लाइक आपकी बुक में डी और ई ये दोनों सेक्शन 35 है, ठीक है। डी और ई दोनों, देखो बुक कैसे मत देखना क्योंकि पढ़ने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। तो पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर ई दोनों 35 में मैंने एक लाइन में ले लिया उसको, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड टाइम। सर इससे क्या मतलब है समझना, एक टाइम फिक्स किया जाएगा जहाँ पे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट को देखा जाएगा। तो जरा पहले पॉइंट नंबर डी देखना, कंटिन्यू ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। अब इसमें एग्जांपल फट से पिक कर लो, ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। क्या किया इन्होंने, ए बी के बीच कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्यों सर, कंडीशन डाली गई अगर शिप लौटेगा तो, लेकिन कंडीशन आग के साथ एक पॉइंट और क्या डाला गया, हैपनिंग में क्या डाल दिया गया, साथ में लिखा गया विद इन अ ईयर। अब जैसे ही विद इन अ ईयर हुआ तो यहाँ पे टाइम क्या कर दिया गया, फिक्स, एक साल के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स इफ द शिप रिटर्न विद इन अ ईयर एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप बर्न विद इन अ ईयर। मतलब साफ है, कह रहे अगर शिप लौट आया तो भाई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा और नहीं लौटा तो वॉइड होना ही होना है, ठीक है। अब ई पॉइंट को देखना, कंटिन्यू ऑन स्पेसिफिक इवेंट नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अब इसकी बात कर लेते हैं। सर हैपनिंग वाली बात समझ आई कि नहीं, हैपनिंग क्या बोल रहा है, एक फिक्स टाइम पे अगर जो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट नेचर का हुआ है वो परफॉर्म हो जाएगा तो वैलिड है, नहीं परफॉर्म होगा विद इन अ फिक्स टाइम तो वॉइड है। अब यहाँ बात करते हैं नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। तो पॉइंट नंबर ई चेक करिए, ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी फॉर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ईयर। साफ है यार, मतलब देखो अगर यहाँ पे बात हो रही थी रिटर्न होने की विद इन ईयर, तो रिटर्न होने की बात हो रही थी मतलब हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। अब यहाँ बात हो रही जब वो एक साल के अंदर रिटर्न ना हो मतलब नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, सिंपल है ना। तो जब हैपनिंग की बात होगी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा तो वैलिड, नॉन हैपनिंग की बात होगी और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी वैलिड, ठीक है। मतलब आपको कैसे याद रखना है, सेक्शन 32, 33, 32 किसमें हैपनिंग, 33 नॉन हैपनिंग, 34 लिविंग पर्सन, 35 हैपनिंग नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अब आखिरी पॉइंट पे और आखिरी मुद्दे पे आते हैं, सेक्शन 36 कंटिन्यू ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखो यार कंडीशन है साथ में क्या है, इवेंट कैसा हुआ, इम्पॉसिबल। एग्जांपल पिक करो फटाफट से, लिखा गया ए एग्री टू पे बी 1 लाख इफ सन राइजेज इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, दिस एन इम्पॉसिबल इवेंट हैंस वॉइड। यार समझो इम्पॉसिबल इवेंट तो वैसे भी क्या बोला गया है, वॉइड। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल पिक करो, X agree to pay rupees 1 lakh if two state lines should enclose a space the agree। अरे बकवास लिख रहे हैं आसान शब्दों में, भाई लोग सिंपल सा समझना।
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैशटैग लाइन क्या यूज़ कर सकते हैं? आओ शर्त लगाते हैं और पैसे कमाते हैं, या सिंपल रखना, आओ शर्त लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है? आओ शर्त लगाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना, अपनी कॉपी में भी लिखना, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आओ शर्त लगाते हैं और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्लियर? तो शर्त लगाना है। अब शर्त क्या होगी? किसी काम के होने ना होने पे डिपेंड करेगी। अब जल्दी से इसको समराइज करते हो। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंडीशन होगी, किसी काम के होने ना होने पे डिपेंड करेगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कोलेटरल इन नेचर होगा, मतलब सेकेंडरी होगा। साथ में ये होगा कि डेफिनेशन किसमें? सेक्शन 31 में। सेक्शन 32 से लेकर 36, 32 किसमें? हैपनिंग ऑफ इवेंट। 33 सेक्शन किसमें? नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। 34 किसमें है आपका? लिविंग पर्सन। 35 हैपनिंग नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। और 36 इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप ये क्लियर है। अब क्या करना है सर? इतना करने के बाद, जैसा हमेशा कहता हूँ कि मॉड्यूल आपकी गीता और कुरान है, तो सिंपल है, बाइबल जो भी आप सबसे अच्छी किताब समझते हो, आपके सीए फाउंडेशन जर्नी में आपका आईसीआई का मॉड्यूल आपके लिए वही वर्क करता है। तो मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है एंड आई होप आपको टॉपिक ढंग से क्लियर हुआ है। अब अगला स्टेप आपका है कि अपना बुक उठाइए और एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़िए और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ से पिक करिए, अपनी नोटबुक में सेल्फ नोट करिए। क्योंकि क्या होता है ना, पीडीएफ बना के दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। पीडीएफ ज़्यादा नोट्स इकट्ठा मत करो, काम ज़्यादा से ज़्यादा करो। चलो मिलता हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शानदार रहो और पढ़ते रहो।